नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज की कालांश में हम लोग पाठ 14 बहु की विदा जो एकांकी है का अध्ययन पेज नंबर 77 के बाद जो शेष कहानी उसका हम अध्ययन करेंगे। पिछले कालांश में हमने देखा था कि किस तरह से कमला और प्रमोद यानी अपनी बहन कमला से किस तरह से संवाद कर रहा था। अंत में जो संवाद था कि प्रमोद कहता है, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है, उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। तो आगे की कहानी है इस तरह से। प्रमोद कहता है, तुम चिंता ना करो कमला, इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में बिक जाएगा। कमला व्याकुलतापूर्ण आग्रह से, मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग सौगंध है। 1-2 साल में बिमला का ब्याह भी आपको करना है। प्रमोद बीच में ही, लेकिन तुम कमला, मेरी चिंता आप ना करें, सच विदा ना होने से मुझे जरा भी दुख ना होगा। प्रमोद कहते हैं, कमला कहती है, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती रहती है, उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। प्रमोद कहते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया देना ही पड़ेगा कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी। कमला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया, माँ जी ममता की मूर्ति हैं ही, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वह भी सब भूल जाएंगे। प्रमोद कहते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं, हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश, यानी कमला की सासू माँ यानी जीवनलाल की पत्नी का प्रवेश, गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। राजेश्वरी कहती हैं, कैसा दिखावा। प्रमोद चौंक पड़ता है। प्रमोद और कमला उनकी तरफ देखते हैं। राजेश्वरी कहती है दूसरी सोफे पर बैठती हुई, बैठ जाओ तुम लोग, हंसकर क्या बातें कर रहे हो। बातें हो रही थी भाई बहन में। प्रमोद कहते हैं, बस कुशल से पूछ रहा था। राजेश्वरी, हाँ विदा के लिए क्या कहा उन्होंने। प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीचे कर लेती है। राजेश्वरी समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वह किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे। प्रमोद धीमे और उदास स्वर में 5,000। राजेश्वरी, बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए, उनके मुंह पर मार कर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े, जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ, यानी राजेश्वरी कहती हैं। प्रमोद कहते हैं, ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। राजेश्वरी लौटती हुई, यह क्या कह रहे हो बेटा, मेरे रहते विदा ना हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होंगी। नहीं विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से कुंजियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाते हुए, जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। राजेश्वरी, जाती क्यों नहीं, गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई। जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है
और फिर से सिकने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। मतलब राजेश्वरी अपनी बहू को हृदय से लगा लेती हैं। जीवनलाल कहते हैं बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया, तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। अरे तुम यहां खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा ये भी देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। जीवनलाल कहते हैं, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा है, मुचकटा है। नेपथ्य से हॉर्न का स्वर, नेपथ्य नहीं पर्दे के पीछे। जीवनलाल प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी से कहते हैं, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी अंदर चली जाती है। कमला पर्दे के पीछे खड़ी है। तभी बाहर से रमेश आता है। चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं। बरसाती कोट सोफे पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल कहते हैं, बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर? रमेश कहते हैं, उन्होंने विदा नहीं की। जीवनलाल कहते हैं, जैसे छाती पर किसी ने घूंसा मार दिया हो, विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश कहते हैं, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया, लोभी कहीं के। राजेश्वरी वापस आकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत। राजेश्वरी बीच में ही, आप शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो। जीवनलाल, चुप रहो तुम। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि, जीवनलाल कर अनसुनी करके, मेरी बेटी की विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी की विदा ना करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल चीख कर, गौरी की मां। राजेश्वरी कहती हैं, अभी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, ना सुख मिलेगा ना ही शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं। वह हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाएं। जीवनलाल कहते हैं रुककर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक कर, ये प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। जीवनलाल दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य से, बाबूजी। जीवनलाल कहते हैं निश्वास छोड़कर,
कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। बेटा, राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? कमला हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिका गिरती है। यवनिका मतलब पर्दा, रंगमंच का पर्दा नीचे गिरता है। तो यहीं पर ये बहू की विदा एकांकी समाप्त हो जाती है और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं अगले कालांश में हम लोग चर्चा करेंगे। आशा रखता हूँ कि आप लोग इस एकांकी का सार भी समझे होंगे और एकांकी भी आपको समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा आपको सुनने में। और ये भी आशा रखता हूँ और आप लोगों से कहना भी चाहूँगा कि सुनने के बाद एक बार आप स्वयं पूरी जो एकांकी है स्वयं जो है एक बार जरूर पढ़िए। यानी हमारे प्रश्नोत्तर की चर्चा करने से पहले ही एक बार आप लोग इस पूरी एकांकी को अवश्य पढ़ें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। फिर अगले कालांश में हम लोग मिलेंगे।